कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? कल पूरा पाषाण काल को यानी पाषाण काल के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और कल पूरा पाषाण काल के सभी भागों को कर लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाषाण काल का युग कितने से कितने तक, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के पूरा कहाँ तक, 2500 ईसा पूर्व तक हम लोग जानते हैं। और इस 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व को समझने के लिए इसको 3 कालखंड में बांटे हैं, जैसा कि आपको पता है। और पहले कालखंड का नाम हमने क्या रखा, पूरा पाषाण काल, दूसरे का मध्य पाषाण काल और तीसरे का नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है, यानी ये बहुत लंबा अवधि है, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इसको पढ़ने की आसानी करने के लिए ये मानव संस्कृति का सबसे लंबा कालखंड माना गया, जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। पूरा पाषाण काल में जो है मानव की अर्थव्यवस्था खाद्य संग्रह होती थी, मतलब वो क्या करते थे, भोजन के बारे में सोचते थे। उसके अलावा वो शिकार पर आधारित करते थे। क्योंकि पूरा पाषाण काल का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है, लंबा है, इसीलिए हम लोग उसको क्या किए हैं, पढ़ने समझने के लिए 3 भागों में बांटे थे। पहला का नाम है, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड फिर मैंने उस समय बता रखा था, 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000 और 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? फिर हम लोगों ने आगे इसके बाद पढ़ा था कि पहली अवस्था में 5 लाख से ईसा पूर्व से 50,000, दूसरी अवस्था में 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 और तीसरी अवस्था में 40,000 से कितने हजार बच्चों, 10,000 ईसा पूर्व तक की बात हमने की थी। बात करें पूरा पाषाण काल की स्थिति की, तो मैंने आपको बता रखा था कि जो पूरा पाषाण काल युग में जो है मुख्यतः पत्थर के फलकों की हम लोग बात करते थे। पूरा पाषाण काल की जो युग की स्थिति तो कहते थे, पत्थर के फलकों से हम लोग औजार तैयार करते थे, शिल्प युग हम लोग करते थे। और उस समय जो मध्य पाषाण काल में जो हमारे पास जो तैयार औजार होते थे उसमें छेदनी, बेदनी और खुरचनी तैयार हुआ था। ठीक है, बात मैं करूं उच्च पूरा पाषाण काल की, तो उसमें हम लोग को क्या मिला, तो ब्लेड की तरह जो धारदार युक्त हमें पत्थर तैयार हुए, मतलब वो बहुत नुकीला होता था, बहुत पतला होता था और बहुत तेज होता था, शार्प, जिससे आसानी से चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, काट पाते थे। उच्च पूरा पाषाण काल की अवस्था में विश्वव्यापी संदर्भ में विशेषताएं हैं। इसे क्या कहते हैं, उद्योग की स्थापना और आधुनिक मान यानी होमो सैपियंस की स्थापना के रूप में माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो है वो आधुनिक रूप से मॉडर्न बनना शुरू हुआ किस में, उच्च में। क्योंकि मॉडर्न होने के कारण होने का मुख्य जो विकासशील जो इसका काम है वह आग का आविष्कार होना है। किसका बच्चों, आग का आविष्कार। और कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पाषाण काल के दूसरे कालखंड को पढ़ेंगे, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है। वो तो मैं पहले पढ़ाया, वो मैं बता रहा था थोड़ा ऐसे वैसे, इससे पहले वाला चीज को देखोगे तब को पूरा समझ में आ जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग मध्य पाषाण काल की टाइम पीरियड को समझते हैं। तो 10,000 तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो 10,000 के बाद आ जाए 9,000। तो मध्य पाषाण काल की जो आयु जो हम लोगों ने माना है वह 9,000 ईसा पूर्व से कहाँ तक, 4,000 ईसा पूर्व तक। टाइम पीरियड याद हुआ कितना बच्चों, मध्य से को हम लोग कितने माना है, 9,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड को मान लिया। अब इसके बारे में क्या कहता है सो सुनो। मध्य का मतलब होता है बीच वाला पोर्शन, जानते हो बच्चों, हाँ, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो जो माझिल आदमी होता है वो दोनों को कनेक्ट करता है। हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल खत्म हुआ है और जो अंतिम आएगा नव पाषाण काल, वो दोनों के बीच का मध्य का कड़ी है, मध्य पाषाण काल, दोनों को जोड़ने वाला है ना, इसलिए यहाँ पे इसका नाम रखा गया। यह पूरा पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण युग था। तो बात समझने वाली बात है कि पहले पूरा पाषाण आया और लास्ट में नव पाषाण आया, तो बीच में कौन आएगा। बचपन में हम लोग वो गेम खेलते थे, आपको याद होगा कि राम बाबू, श्याम बाबू और प्रणाम बाबू 3 भाई थे। राम बाबू श्याम बाबू मर गया था, कौन बचा, प्रणाम बाबू। जैसे बोला प्रणाम बाबू तो कहता खुश रहा बेटा, जूनियर क्लास में ही होता था। तो हम सबको पता है कि बड़ा, छोटा और माझिल भाई है, तो बड़ा के बाद माझिल आएगा ही। तो उसी तरह जो हम लोग कालखंड को बांटे प्राचीन भारत को, यानी पाषाण काल का जो कालखंड है उसमें जो सबसे पहला जो है पूरा पाषाण काल और सबसे आखिरी जो है नव पाषाण काल, उन दोनों के बीच में कौन आया हुआ,
मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल की आयु कितनी है? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव ने 2 उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रगति की है। सांस्कृतिक प्रगति क्या किया? तो देखो, पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, याद रखना। और पाषाण काल के कौन से कालखंड में? पूरा पाषाण काल में। कहाँ? चाइना में। चीन में हुई आग की खोज। लेकिन पशुपालन जो हम लोग शुरू करना शुरू किए वो मध्य पाषाण काल में किए। समझ में आ रही है? देखो, हम किसी भी चीज़ का पालन तब करेंगे जब उसका फायदा बुझाए। गाय हम लोग क्यों पालने लगे? क्योंकि पता है कि इसके दूध में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसको पालना बहुत आसान होता है, हम सब के लिए खतरनाक नहीं है, ठीक है, तो पाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा हो जाएगा तब कुत्ता पालने का सोचिएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, निर्धन आदमी है, तो पहले क्या पालना चाहिएगा? गाय पालेंगे, भैंसी पालेंगे, क्योंकि दुधारू पशु से कुछ अर्थव्यवस्था हमारी चलेगी, है कि नहीं बच्चों? तो मानव ने 2 संस्कृति शुरू किया। पहला कौन सा? मध्य पाषाण काल में मानव ने पहली बार पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। लेकिन बड़ी दुख की बात है बच्चों, इन्होंने जो पालतू बनाया वो क्या है? सबसे पहले किसको बना लिया? कुत्ता को, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को उस समय फायदा नुकसान नहीं समझ में आता था। उन लोगों को सुरक्षा करने वाला आदमी चाहिए होता था, इंडिकेट करने वाला आदमी हो जाएगी, खतरा बताने वाला आदमी होना चाहिए था, है ना। और उसमें माहिर कौन था? कुत्ता जो होता है वो चापलूस प्राणी भी होता है, बहुत अच्छा, मालिक का बहुत अच्छा चापलूस होता है। हमको चापलूस आदमी कभी नहीं पसंद रहा है, ठीक है। जो आदमी फ्रैंक काम करता है या फ्रैंक जो रहता है वो आदमी हमको बहुत अच्छा पसंद है। जैसे बहुत लोग रहता है कि ऐसा आदमी हो जो तुम्हारा खूब बड़ाई करे, उस आदमी को तुम पसंद करते हो तो तुमको ले डूबेगा, ठीक है ना। चापलूस आदमी बहुत बेकार होता है। जो फैक्ट होता है उस फैक्ट आदमी के साथ काम करना चाहिए। तो कुत्ता जो है वो फैक्ट पर आधारित है और चापलूसी भी है, ठीक है ना। सच्चाई बताता है और मालिक के सामने चापलूसी भी करता है। मानव ने पहला किस पालतू पशु को बनाया था? कुत्ते को बनाया था। लेकिन पशुपालन शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में, 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में। बार बार हम डेट टाइम इसलिए रिपीट करते हैं कि आपके दिमाग में वो वाला लोड हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे है, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ और बकरी। तो ये भेड़ और बकरी गरीबों का जो है ना, ये गाय कहा जाता है बकरी को। गरीबों का गाय कौन है? बकरी। बकरी का सबसे अच्छा प्रजाति का नाम पढ़ा दिए हैं, भुला गए, मेहसाना। बकरी का अच्छी प्रजाति का नाम क्या है बच्चों? मेहसाना, ठीक है। तो ये भेड़ है, बकरी है, इस और कुत्ता। तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया, बाद में किसको लाया? भेड़ को लाया। भेड़ को क्यों लाया? क्योंकि पहले कपड़ा नहीं होता था, भेड़ के बाल को कुतर के काम चला ले, भेड़ का मांस भी खा जाता था। और दूसरी बात, बकरी को लेगा तो बकरी के अनेक फायदे हैं, आपको पता है। जबकि दूसरा इन्होंने जो किया वो मृदभांड बनाना शुरू किया। कितना बार इस वर्ड को हम चर्चा कर चुके हैं? मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। यानी हम लोग आग तो सीख लिए, आग को तो खोज लिए, लेकिन पकाएंगे कहाँ? जैसे हम भी कोई खाना बनाते हैं तो अगर ड्राई किसी चीज़ को आग में रख देंगे तो साफ सुथरा मान लो तैयार हो के आ भी जाए, लेकिन अगर कोई ग्रेवी वाला बनाना हो तो आग में तो नहीं पका पाएंगे, उसके लिए तो बर्तन चाहिए ना। रसीला रसदार भोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बर्तन चाहिए। कल्पना करो तुम्हारे पास बर्तन नहीं है, तो पहले हम लोग हमेशा ना ड्राई भोजन, ज़्यादा सूखा भोजन, रूखा सूखा भोजन जिसको कहते हैं, कि भूजा खा लिया, अनाज को बॉयल करके खा लिया, मतलब ऐसा चीज़ खाया जिसमें बर्तन की उतनी उपयोगिता नहीं रहा। जैसे देखो पुराने ज़माने का आदमी का मकई का बाल खा लेता है, अभी भी हम लोग खाते हैं, लेकिन शौक से खाते हैं, मुख्य भोजन में नहीं खाते हैं। कभी मिल गया तो मिल गया, वरना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। लेकिन बुढ़ाऊ सब को स्पेशल वो सब चाहिए, क्योंकि वो लोग देखा है। और हम लोग आज की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा उन लोग तक सीमित हो गया होगा, ठीक है ना। हम लोग तक वो सब परंपरा धीरे धीरे क्या हो गया है? खत्म होते जा रहा है। तो मिट्टी की बर्तन की भी बनाने की शुरुआत जो हुई वो किसमें काल में हुई? मध्य पाषाण काल में बच्चों। मृदभांड बनाने की कला मध्य पाषाण काल में विकसित हुई। ये मृदभांड हस्त निर्मित होते थे। ये मिट्टी के बर्तन किसे होते थे? समाज में एक जाति है, उस जाति को कुम्हार कहते हैं, जो मिट्टी को अपने हाथों से बनाता है, कूदता है, ठीक है ना, उस मिट्टी को आकार देता है, उसे कुम्हार कहते हैं। और उस जमाने में, ठीक है ना, मिट्टी बनाने का जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई बच्चों? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जाता है कि कुंभकारी का विकास भी, किसका?
कुंभकारी का विकास भी मध्य पाषाण काल में नहीं हुआ था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL क्राइग के द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजों के जाने से हुई थी। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कर जीवन यापन करते थे। क्या क्या करते जीवन यापन के लिए? तो पहले तो शिकार करते थे, कोई जानवर मान लिया खा लिया। मछली पकड़ना मतलब शिकार ही होता है, तो लोग मछली पकड़ रहा था। और फिर खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना मतलब वही कंदमूल, जंगली फल फूल, इस सब का व्यवस्था करना शुरू किया और खाद्य संग्रहों को करके भोजन इकट्ठा करके अपना काम चलाना शुरू किया। मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण यानी पत्थर के बहुत छोटे औजार जिसको माइक्रोथिल प्रमुख हो जाता है। देखो मध्य पाषाण काल में एक आया पत्थर का औजार, इसका नाम है सूक्ष्म पाषाण, और एक है छोटे औजार बहुत पतले पल्ले टीनी हमको प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण स्थल मतलब मध्य पाषाण में कहाँ कहाँ मिला है सामान? राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। पूर्वी भारत बोले तो पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, ठीक है ना। और पूर्वी भारत का पार्ट जो सात जो हम लोग कहते हैं जुड़वा बहनें, उन सभी चीज़ों में। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में भी, कृष्णा नदी को दक्षिण भारत में भी पाए गए। मध्य पाषाण काल के क्षेत्र को आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैप से अगर समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मध्य प्रदेश बीच वाला भाग है भारत के मैप में। मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में। राजस्थान चल जाओ एक बार, पूरा उत्तर और पश्चिम, उत्तर और किसके क्षेत्र में? पूरब के कोण में राजस्थान मिलेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बिहार के बगल में है, मतलब उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में बसा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग किसके? उत्तर और पूरब के क्षेत्र में बसा हुआ है। और बिहार तो आपको पता है, बिहार में मुंगेर के समीप एक जगह है पायसरा, ठीक है ना, वहाँ भी हमको मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में महादाया मेजा के समीप है, और सराय नहार जो है वो प्रतापगढ़ के समीप है। ये सारे चीज़ हमको जगह जगह का नाम है जो मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिला हुआ है? आदमगढ़, भीमबेटका, बेधौर, और राजस्थान में बागोड़ जो भीलवाड़ा जिला के अंतर्गत पाया जाता है। इन सभी पे हमको मध्य पाषाण काल की चीज़ें जो हैं वो क्या हुई बच्चों? प्राप्त हुई है। उसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक है, ठीक है ना, दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटक है जो नौ पाषाण काल के क्षेत्र में दिखाया। अब नौ पाषाण काल की चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो मध्य पाषाण काल का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में आकर सीमित हुआ। लेकिन जब नौ पाषाण काल की बात आती है तो उसमें हमें क्या पता चला कि यह कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले नौ पाषाण काल के एरिया को देख लो। ध्यान से देखोगे तो उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत कहने का मतलब क्या है? राजस्थान के ऊपरी वाला इलाका, ठीक है, जम्मू कश्मीर से निचला वाला इलाका, ठीक है, वो सब क्या है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बलूचिस्तान ऊपरी सिंधी प्रणाली का है। उसके अलावा कश्मीर जो है वो पूरा उत्तरी क्षेत्र में है। पूरा उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल है और आसाम है। उसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसके अलावा कर्नाटक है। और उसके कुछ खास जगहों पे जो नौ पाषाण काल के हमें सामान मिले उसकी एक स्ट्रक्चर है, तो इसको अपने दिमाग में रख लेना है और एक बार देखना है। नौ पाषाण काल को हम लोग सुनते हैं। देखो मध्य पाषाण काल का कुल निचोड़ अगर तुम समझो तो तुमको तीन बातें समझनी है। पहला ये मध्य पाषाण काल का कालखंड कितने से कितने तक? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। उसमें दो प्रमुख काम हुआ है, पहला पशुपालन और दूसरा मृदभांड बनाना, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है। मनुष्य ने पहली बार कुत्ते का पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ को पालतू बनाया, उसके बाद बकरी को लेके आया। उसके अलावा मनुष्य जो है वह उस जमाने में पशुपालन करता था, जिसमें से क्या करता था? खाद्य संचय करता था, मछली पालन करता था और शिकार करके अपना जीवन का यापन करता था। मृदभांड जो होते थे, मिट्टी के बर्तन, वह क्या होते थे? सभी के सभी हाथ के बने होते थे। आजकल चाक वगैरह इलेक्ट्रिक से चलने लगा है, ठीक है ना, लेकिन पहले जो होता था लाठी से गोल गोल ऐसे ऐसे नचा देता था और उससे काम करता था, ठीक। अब हम लोग पाषाण काल का आखिरी कालखंड पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम क्या है?
नव पाषाण काल। नव का मतलब होता है नया, एक नया युग आरंभ हुआ, आधुनिक युग। और यह वैसा युग है जिसमें पहिया आना शुरू हुआ, यह वैसा युग है जिसमें चक्का बन गया। अब तुम सोचो, बिना चक्का के किसी भी चीज़ों को, बड़े बड़े भारी चीज़ों को एक जगह से ले जाना दूसरी जगह कितना टफ काम होता था। जब पहिया बना तो काम होना शुरू हुआ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ बातें आपको जाननी है। यूनानी भाषा में नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मैं अपने नाम का प्रचार नहीं कर रहे हैं भाई, मेरा नाम ही ऐसा है जो इधर उधर मिलते रहता है। ठीक है, इसलिए नाम थोड़ा अच्छा ढंग का रखिए। पापा मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है तो यूनानी भाषा में नियो शब्द का अर्थ होता है बुआ नवीन। नवीन का मतलब होता है नया, अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं बुआ? नवपाषाण काल कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। यानी नवपाषाण काल से संबंधित सामान को खोजने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर प्राइम रोज, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगा सुगुर नामक स्थल से कुछ उपकरण खोजे, कुछ सामान खोजे। तो पहली बार नवपाषाण काल के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, कुछ उपकरण हमें जो मिले, वो कहाँ से मिले बुआ? लिंगा सुगुर कर्नाटक से। समझ में आ गई? सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लौ मसूरियों ने इस काल में प्रथम प्रशस्त उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए, यानी उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का आविष्कार हुआ। किसका? कृषि का। तो मुख बातें जो डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ये वाला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस काल में कृषि का खोज हुआ? नवपाषाण काल में। किस काल में मृदभांड बनना शुरू हुआ? मध्यपाषाण काल में। किस काल में पशुपालन होना शुरू हुआ? समझ, मध्यपाषाण काल में। किस काल में आग की खोज हुई? पूरा पाषाण काल में। अब समझ में आ गया ना? वो पूरा पाषाण का जो तीनों टाइपोआ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग निम्न कहते हैं, मध्य कहते हैं और फिर उच्च कहते हैं, उसकी बहुत कम चांसेज है एग्जाम में पूछने का। लेकिन ये सवाल जरूर पूछता है कि आग की खोज किस काल में हो गई, तो किस काल में बोल दीजिएगा? पूरा पाषाण में। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया ना? चलिए, एक बार आपको ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है, रिवीजन लगाने की जरूरत है, सब चीज़ आपका हो जाएगा। और अगले ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, ठीक है ना? अगले ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ के याद करके समझ के आपका कहानी एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ कृषक समुदाय की, अर्थात इस युग में कृषक समुदाय का उद्भव हुआ। मतलब कृषक समुदाय, खेती करने वाले को कृषक कहते हैं। उद्भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो किसान की भी उत्पत्ति, अरे पहले खेती नहीं होता था तो किसान कहाँ से? तो खेती करना शुरू हुआ था, किसान भी हो गया। ठीक है ना? मैंने आपको कहा था कि जब बच्चे का जन्म होता है ना तो माँ ऑटोमेटिक बन जाता है। बच्चा का ही नहीं जन्म होगा तो माँ कभी नहीं बन पाएगी। बात समझ में आई? जब बच्चा बहुत अच्छा करने शुरू होगा तो अच्छा मास्टर अपने आप पैदा ले लेता है। अच्छा मास्टर पैदा नहीं लेता है, अच्छा मास्टर कोई होता नहीं। जब बच्चा अच्छा करने लगे तब मास्टर भी बहुत अच्छा हो जाता है अपने आप। जहाँ से रिजल्ट होना ज़्यादा शुरू हो गया तो मास्टर वो अच्छा हो गया कि नहीं? तो कैसे? बच्चा अच्छा कर रहा है तब ना। तो वही बात है कि खेती होना शुरू हुआ, कृषि आरंभ हुआ तो कृषक उत्पन्न हो गए, यानी कृषक समुदाय एक आ गया, किसानों का एक समुदाय आ गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक समुदाय का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त होता है। अब देखो खेती का प्रारंभ कैसे होता है, कृषि का कहानी हम आपको सुनाते हैं। आप सबको पता है कि मनुष्य जो है वो शुरुआती स्टेज में कहाँ से शुरू हुआ है? अफ्रीका से। मानव का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? अफ्रीका। और ये सब आदमी सब जो था वो खाना बहुत होता, दिन भर खाए के फेरा में खाली रहता था। अब पहले तो भोजन का बड़ा दिक्कत होता था खाना का बहुत ज़्यादा। तो खाना का दिक्कत होता था, जहाँ जाता था कंजर सब एक लगा हुआ के नोच नोच के पूरा खत्म कर दिया, परेशानी हो गया। तो दो समुदाय में बड़ी तेज लड़ाई हुआ भोजन के लिए। एक समुदाय बड़ी प्रबल पड़ा, बहुत मजबूत पड़ा, लगा खैदाई पहुंचा दिया बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया में, छोड़ दिया।
अब ऐसा जगह ले आकर छोड़ा जहाँ कंकर पत्थर बालू पूरा जो सरे, अरे कहाँ छोड़ लोगे, पूरा एकदम सरेह में ले आकर छोड़ दिया सरेह में। अब उसका हालत खराब, लेकिन भागा था ना तो अपने साथ कुछ ले करके भागा था, कुछ खास सामग्री। तो कुछ दिन छटपटाहट रही तो गाजर है ना, गाजर, गाजर को खा करके फेंक दिया था ना, तो गाजर में कुछ मूलांकुर आ गए थे, कुछ जड़ आ गया था और गाजर का ग्रोथ होना शुरू हुआ। उसके दिमाग में चला कि वो ग्रोथ हो रहा है तो इसको मिट्टी में डालेंगे तो, और फिर वो समुदाय इस पर रिसर्च करना शुरू किया और धीरे धीरे कृषि का क्या हो गया, विकास हो गया। बात समझ में आई? इसीलिए माना जाता है कि यह जो क्षेत्र है बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नौपाषाण स्थल है। याद रखें बच्चों, मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है। बात समझ में आ गई? और यह प्राचीनतम नौपाषाणिक स्थल माना जाता है, जिसकी तिथि क्या मानी गई है? 7000 निर्धारित की गई। कितना? 7000 BC, यानी का मतलब 7000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। माना गया है कि उस जमाने में ऐसा था। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मैंने बताया कि प्राचीनतम साक्ष्य कैसे मिला, वही गजरा वाला कहानी, ठीक है ना। मेहरगढ़ में कृषकों के द्वारा उपजाया गया फसल पहला क्या है? जौ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मनुष्य ने सबसे पहला फसल कौन सा उगाया? जौ। पहला खेती किसकी की? जौ। पहला फसल कौन सा उगाया? पहला औजार बनाया कुल्हाड़ी का, ठीक है ना। पहला पशु पाला कुत्ता का, ठीक है ना। पहला फसल उगाया, समझ में आई? मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। कोई दिक्कत? जो मध्य पूरा पाषाण काल में जो हम लोग बनाए, वेदनी, छेदनी और खुरचनी, ठीक है ना। वेदनी, छेदनी और खुरचनी किसमें बना है? मध्य पूरा पाषाण काल में। बात समझ में आ गई? किसको द्वारा उपजाया गया पहला फसल? जौ। जौ के बाद गेहूं, अथवा गेहूं के बाद क्या आया? खजूर आया। खजूर क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे रहता था पाकिस्तान, वो बोले थे ना पथरीली कंकरीली और ऐसा जगह सुनसान। सऊदी अरबिया में बहुत खजूर होता है, तो मजबूरी है, बालू वाला जगह है, रेतीला जगह है, कुछ नहीं, रेगिस्तान है, तो तारे खजूर कंटीले चीज होगा ना, तो वहाँ खजूर होता है। और समझ में आ गया? तो वहाँ मजबूरी में खजूर का फसल होगा। तो पहले कौन सी बुआ? जौ। फिर क्या आया? गेहूं। फिर क्या आया? तो पहले जौ, फिर गेहूं और फिर आ गया खजूर। अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में स्थित एक कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नौपाषाणिक पुरास्थल हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ की मेला लगने वाली है। बात समझ रहे हैं ना? इस बार कुंभ का मेला लगेगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि एक बार जाकर घूम आइए, ठीक। यहाँ पे देखिए कि इलाहाबाद जो जगह है वहां पे चावल होने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद में नवपाषाणिक रूप से चावल या धान होने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। समझ में आ गया? क्या लिखता है? नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने क्या थे? कृषक थे। ये लोग अस्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई? यानी मृदभांड जो बनना शुरू हुआ है, ठीक है, मृदभांड की जो संस्कृति शुरू हुई है और किससे शुरू हुई है? मध्य पाषाण काल से। लेकिन पुरातत्व के रूप में तैयार होकर के साक्ष्य जो प्रमाण के रूप में मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में। कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन, मैंने पहले बता दिया। पहिया को चाक कहते हैं, और चाक किस काल में आया? नवपाषाण काल में। कंफ्यूज मत होइएगा, आग पहले ही हो गया, आग पहले ही हो गया, लेकिन चक्का बाद में आया है। चाक का खोज कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में। किसमें? चाक का मतलब पहिया। जब पहिया आया ना बुआ, तो काम बहुत आसान हो गया। पहिया आने से भाई बहन क्या हो गया? काम बहुत आसान हो गया। इस युग में लोग पत्थर के पॉलिशदार औजार और हथियारों का प्रयोग करना। पॉलिश क्या होता है सब लोग जानते हो? पॉलिश क्या होता है सब लोग जानते हो ना? जब किसी भी चीजों को बहुत चिकना शार्प बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलिश, ठीक है। मम्मी तो अच्छी है ही, लेकिन मम्मी के सामने गए, कुछ पैसा की जरूरत है, फिर मम्मी आज बहुत सुंदर लग रहे हो, इसको बोलते पॉलिश लगाना, ठीक है ना। या मम्मी माथा दर्द करे था, थोड़ा दवा उबा दिए, और थोड़ा दबाने के बाद बोले 100 रुपया की जरूरत रहा दे दी, इसको बोलते पॉलिश माना, धारदार चिकना बनाना बहुत। तो वो ये जो है ना पुराने जमाने में ऐसा तो नॉर्मल पहले होता था, पत्थर का औजार फलकिया औजार बना लिया और सीधे काम करना शुरू किया।
आम भाषा में आज के समय शांत धराना कह सकते हैं, पॉलिश मारना, पूरा शांत धरा के एकदम टकाटक रखता था कि एक बार गया और गला खत्म। तो इस युग के लोग जो होते थे पत्थर पर पॉलिशदार औजार और हथियारों का उपयोग करते थे। आज भी पत्थर पर पॉलिश होता है, घर में जब ग्रेनाइट वगैरह लगता है, किचन वगैरह में सीढ़ी वगैरह पर जो पत्थर लगता है उस पर जो मशीन से लेकर के ऐसे ऐसे पॉलिश मार के उसको बहुत धारदार चिकना स्मूथ बना देता है ताकि आपका घर सुंदर लगे, ठीक है ना। तो वहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और पत्थर की कुल्हाड़ियाँ किस युग में? नवपाषाण काल में। लकड़ी की कुल्हाड़ी पूरा पाषाण काल में, पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल में। कंफ्यूज मत होइए, दोनों एकदम सेम है। कुल्हाड़ी तो तुम आंख मूंद के मारोगे, तुमको याद है कुल्हाड़ी ऐसे कैले है वो हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है लकड़ी की कुल्हाड़ी, हाथ कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ है? पूरा पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में कौन सा? पत्थर की कुल्हाड़ी। ब्रिज होम, देखो ब्रिज होम जिसका अर्थ होता है भ्रुज वृक्ष की स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है जहां पर युग्मित सौदाह के प्रमाण मिले हैं। कौन सा बच्चों? युग्मित सौदाह, अर्थात मरने के बाद लोग वहां पर जलाया है मुर्दा को, उसका हमें प्रमाण मिला है। कहाँ से बच्चों? ब्रिज होम से। आ गया समझ में? यानी मुर्दे का प्रमाण, सौदा होने का प्रमाण, ठीक है ना, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? ब्रिज होम से मिला है। वो कहाँ है? श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है श्रीनगर, उस श्रीनगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्रिज होम के लोग खुरदुरे, धूसर, मृद भांडों का प्रयोग करते थे, मतलब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के साथ दफनाए जाते थे। जो कब्र होता था, ठीक है ना, अपने मालिक के साथ क्या हो जाते थे? दफनाए जाते थे। मतलब मालिक का बहुत वफादार, बोले थे ना कुत्ता बहुत मालिक के प्रति वफादार होता है। आदमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुत्ता पर विश्वास किया जा सकता है। जो आपका बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी आदमी है, कुत्ता से भी खतरनाक है। आपको कब धोखा देगा, लेकिन कुत्ता आपको धोखा नहीं देगा, बुझे? हाँ, इसीलिए आप है ना कुत्ता पाल लीजिए, लेकिन आदमी नहीं पालिए, बुझे? आप जिस क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं उस क्षेत्र का ज्ञान किसी दूसरे को बेकाम का मत दीजिए, नहीं तो आपको एकदम बर्बाद कर देगा आने वाले समय में, ठीक है। ये सब बात बहुत ध्यान वाली बात है। नवपाषाण स्थल जिसको गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा, ठीक है। नवपाषाण स्थल में क्या है? गुफार जिसको हम लोग कहते हैं। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह से कार्य करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजार का और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। अभी ये क्वेश्चन याद रखो कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब हड्डी का औजार हमें कहाँ से मिले हैं? और यह जो जगह है वह कहाँ है बच्चों? गंगा का जो उत्तरी जो भाग है वह किनारे जो पटना से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, यानी ये बिहार में है। यानी चिरांद कहाँ है? बिहार में। 40 किलोमीटर किस क्षेत्र में? उत्तर क्षेत्र में, गंगा से उत्तरी क्षेत्र में 40 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। नवपाषाण काल के लोग चाक का प्रयोग करके दो कार्यों के लिए करते थे। पहला तो मृदभांड बनाने के लिए चाक का काम क्या करते थे? मिट्टी का बर्तन में, बोले ना चाक का खोज हो गया, गोल गोल नचाना शुरू हो गया, तो पहले हाथ से माटी बनाता। तुम लोग भी तो खेले हो गए बचपन में, अपने से कटोरा बनाते थे, अपने से भात वाला बनाते थे, तो कैसन बनेगा? बकलोल वाला। लेकिन जब चाक हो गया तो सुंदर आकार मिलने लगा बर्तनों को। तो चाक का पहला काम किसके करने लगे? मृदभांड बनाने के लिए। नवपाषाण काल में कुम्भकारी का विकास हुआ, मध्यपाषाण काल में नहीं हुआ। चौक का प्रयोग गाड़ी खींचने या पहिया के रूप में भी किया जाने लगा था। पहला हुआ, ये चौक नहीं है बच्चों, चाक है, ठीक है ना। यानी पहला तो हम लोग चाक का इस्तेमाल करिए बर्तन बनाने में, और दूसरा कर लिए गाड़ी को खींचने में, आगे बढ़ाने में। जैसे बैलगाड़ी हो सकता है, कोई भी हाथ ठेला गाड़ी हो सकता है, उसको खींचने में हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। मध्यपाषाण काल में बिना पहिए का स्लेम गाड़ी प्रचलन में थी। मध्यपाषाण काल में बिना पहिए का स्लेम गाड़ी, मतलब प्लेन है और ओकरे धक्के खींच रहा, मतलब जा रहा है घसता है, जैसे लड़का सब बनाता है, ठीक है। आप बड़ी दीदी रहे होंगे
या बड़ भाई रहे होंगे, बहन के बैठा लिए साड़ी वाला कार्टून में, लगे खींचने। नहीं बहन के बैठाए तो साड़ी वाला कार्टून ले लियो, में माटी भर लिया, लेके ट्रेन का डिब्बा लेकर खींच रहे हैं, ठीक है। या अगर आपके पास उस तरह का व्यवस्था रहा, टॉय है वो गुरकौना वाला, बैठा लिए, लेकिन उसमें चक्का लगा रहता है तो बड़ा मजा आता है। चक्का नहीं है तब पूरा घसीटा ही जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा तो डैमेज होगा। तो पहले का लोग, आदमी में ही ना सब कुछ दिखाई देता है। जब तुम पूरा लड़का रहोगे तो स्लेम चलाओगे, पूरा पाषाण काल वाला काम करने लगोगे। लेकिन तैका सा नहीं दिमाग हो जाएगा तो 3 पहिया चकवा वाला गुरकौना तुमको लटका देगा, उसमें चक्का आ गया, यानी तो 9 पाषाण काल में जीने लगे। चक्का लेके लगे दनादन खींचने, है कि नहीं। क्योंकि कृषि एवं चाक के आविष्कार ने मानव जीवन में प्रत्येक पहलू को अमूलपूर्व अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया था। इसलिए इसे गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति कहा है। एक व्यक्ति नाम है जिनका नाम क्या है, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि नवपाषाण क्रांति है, क्योंकि खेती भी हो रहा है, चक्का भी आ गया, तो दोनों आ जाने से क्या हुआ, तेजी हो गया उस क्षेत्र में काम में, क्योंकि काम बहुत आसान होने लगा। कल्पना करो अगर 2-4-5 कुंटल अगर रख लिया सामान, और उस सामान को बिना चक्का का खींचना है, कितना टफ काम होता। आज के समय में चक्का होता है तो बड़ी आसानी से क्या होता है, तेज चलने लगता है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका प्रमाण अतीर पक्का मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से की गई है। यानी मानव ने सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया है, तांबा का। यह भी काम क्लियर हो गया। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबे की। बात समझ में आ गई। ताम्रपाषाण युग मानव में भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे, उसमें सबसे पहला शहर का चर्चा आएगा, तो उसका नाम क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो उस हड़प्पा युगीन जब बात समय आती है, तो वहां पर जो तकनीक की दृष्टि में आता है कि यह कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की मानी जाती है, परंतु काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति से पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के बाद आती है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम लोग इसके उम्र की पता लगाते हैं, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन उम्र में क्या होगा, ताम्रपाषाण युग आगे है और हड़प्पा सभ्यता बाद में, ठीक है ना। जानकारी हमें बाद में प्राप्त हुई है, लेकिन उनके बारे में जब हम लोग जानकारी किए कार्बन 14 विधि से, ये कितना सारा पुराना है, कार्बन 12 विधि से, ठीक है। आपको पता है ना, जीवात्मा को उम्र पता लगाने के लिए कार्बन 12 विधि और पत्थरों, औजारों, ठीक है ना, ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। बात करते हैं मालवा की। तो मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति का एक विलक्षण क्षेत्र है, जहाँ पर मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। देखो जो मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है, मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माना गया है। मालवा का जो मिट्टी का बर्तन होता है, वो ताम्रपाषाण का जो समय था उसमें सबसे अच्छा मिट्टी का बर्तन होता था। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चाक का आविष्कार हो गया है। जोड़वा संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन उसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले व लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे। मिट्टी का बर्तन आज भी मेला उला में जाओगे ना, तो ब्लैक रंग का एक सीटी बेचेगा, बढ़िया रंग का लकड़ी फंसा के, कुम्हार लोग बना के बेचता है। प्लास्टिक है ना, तो माटी का रहता है। अब फूकिएगा तो नॉर्मल सीटी का एकदम उससे भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ब्लैक कलर का होता है, छोटा टाइप का। तो वो लोग आज भी बना के जब बेचेगा तो या तो लाल रहेगा नहीं तो ब्लैक रहेगा, यही कंडीशन है। तो शुरू से वो लोग की प्रथा आ रही है। रंग कैसे होते थे, काले रहेंगे नहीं तो लाल रहेंगे। ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटें से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी काल होता था। पक्की ईंट से परिचित नहीं थे तो कच्चा ईंट का व्यवहार करते थे, यानी ईंटों को नहीं पकाते थे।
वो मिट्टी को थक गया कर कच्चा कच्चा मिट्टी से अपना आवास बनाने की बात की। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि ताम्रपाषाण युग के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां की भी पूजा होती थी। कच्ची मिट्टी मतलब सीधे माटी का मूर्ति बना दिया, लंगटे हैं, कोई कपड़ा नहीं पहन रहे, उसकी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं क्या होती है, मिलती है। और वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी का मतलब प्रकृति की पूजा करते थे। पिकलिहा वर्तमान कर्नाटक में यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान के दोनों साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग के लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे, क्योंकि जब खेती हो गया, पशुपालन हो गया, तब उधर उधर क्यों घूमेंगे, वो अस्थायी हो गए। बात समझ में आई? और अस्थायी होकर काम करना शुरू किए। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई दी। समझ में आ गया? मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। बर्तन बनाने की कला भी सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। एक जगह है बच्चों जलीलपुर, जलीलपुर जो पाकिस्तान में पड़ता है, से मछली पकड़ने का साक्ष्य जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की गृहिकाएं भी मिलती है। ये तुम लोग नहीं जानते हो शायद, पक्की मिट्टी की गृहिकाएं क्या होती है। जो जाल लगाते हैं ना, जाल लगाते हैं तो उसके नीचे पहले ना गुड़िया एगो लटकल था जाल के नीचे, गुड़िया। तो बाद में है ना बच्चों लोहा का आने लगा, तुम लोग लोहा का देखे होगे। लेकिन पहले क्या करता था लोग, माटी को क्या करता था, अपने से बना करके ऐसे ऐसे गोल गोल करके उसमें लकड़ी से होल करके, हम तो खुद ऐसा मछली मारे हुए हैं। ये फानी वाला जाल में क्या करते थे, मिट्टी का ऐसे ऐसे लंबा लंबा करके उसको होल कर देते थे ताकि वो भारी हो जाए, और उसको पका देते थे। पकाने से वो पानी में जाके गलता नहीं था, और भारी होने पर जाल नीचे जाकर बैठ जाता था। उसी मिट्टी के पके हुए घुड़घुड़े जो होते हैं, पकी मिट्टी के गृहिकाएं उसको बोलते हैं, छोटा छोटा झुनझुन्ना। आप लोग को हम बताए थे ना कि लड़का लोग को एक मतलब गहना मिलता है बचपन में, ब्लैक कलर का लोहे का जो रहता है, डांडा में लगा के सब पहनता है झुनझुन्ना के साथ। तो बाद में आया जाल में, पहले मिट्टी का होता था वही चीज। तो बार बार नचा नचा के फेंका, 10 बार 15 बार 20 बार फेंकते रहा, उस प्रक्रिया में वो क्या होता था, फूट जाता था। तो हर दिन बदलना संभव नहीं होता था, तब उसके जगह पर क्या ला दिया, लोहे की ला दी। ठीक है ना? तो ये तो बाद में आया, लोहा तो बाद में आया बच्चों। तब इसके बारे में यहाँ पे नवपाषाण काल में कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ मिला है, उसको एक लाइन में आप अगर करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, जितना बात पढ़े उसका वो एक लाइन में है। ठीक है? ये कहाँ कहाँ से जो चीज़ मिला है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग का दूसरा चैप्टर जो है पाषाण युगीन चैप्टर हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? अब इसको खूब अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, इसका जो निचोड़ है उसको आप निकाल लीजिए। जो जो कंसेप्ट है जब पढ़ने जाइएगा उसको खूब अच्छे से क्या करिएगा, हाईलाइट करिएगा। ये चीज़ पढ़ना है, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आपको खुद दिखाई देने लगेगा कि इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है, लेकिन सारे को लिखिए। लिखने से आपका राइटिंग ठीक होगा, स्किल बढ़ेगा, और हो सकता है फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्या पता है इसमें से कोई आदमी ऐसा हो जिसको आने वाले समय में प्रोफेसर बनना पड़ जाए, आने वाले समय में पढ़ाना पड़ जाए, कौन जानता है। इसलिए अपना फ्यूचर है ना अच्छा तैयारी करके रखें, हर क्षेत्र में आपको किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। इसलिए बेसिक है ना, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम टीचर बनेंगे, हालात तुमको टीचर बना दिया। ठीक है ना? या तुम कब कभी किस क्षेत्र में ढल जाओगे, कोई बहुत गंदा बात तो नहीं टीचिंग करना। ठीक है, अच्छा बात है, नॉलेज रहेगा तभी तो कर पाओ। इतने सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ, उसमें से कोई आदमी हमसे कोई सवाल पूछते, हमको कुछ आता ही नहीं है, तो सारा टीचिंग निकल जाएगा। तो नॉलेज होना ही चाहिए। नॉलेज कैसे होगा, जब तक पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं। देखो विद्यार्थी और टीचर में क्या अंतर होता है, विद्यार्थी का रिजल्ट हो जाएगा, टीचर का रिजल्ट काहे नहीं होता है। टीचर वो सब पढ़ता है जो जरूरत नहीं भी है, क्योंकि क्या पता उसी से लड़का सवाल पूछे। लेकिन विद्यार्थी वो पढ़ता है जो उसको जरूरत है, उसको दिन भर सिलेबस के चक्कर में रहेगा। और समझ में आ गई अतुल फतुल बात, यही चीज़ है।